एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एविएशन जगत में। तो दोस्तों आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं यहाँ पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में कि अगर आप 12th में हैं और अगर आप मैथमेटिक्स को लेकर पढ़ाई किए हुए हैं और आप एविएशन सेक्टर में आकर के एयरक्राफ्ट इंजीनियर एक जहाज का इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप कैसे बन सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी है उसके लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर का कितना पैसा मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। कितनी कैटेगरी हैं, कौन सी बुक्स हैं, क्या कैसे पढ़ाई होती है, सब चीज़ों के बारे में। तो फिर दोस्तों बेसिकली वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना है, सपोर्ट कर लेना है एविएशन जगत का। तो सबसे पहली बात, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप एमई फील्ड में जाना चाहते हो। तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि आप जो है पीसीएम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बायोलॉजी या फिर आर्ट के स्टूडेंट हो 12th में। तो अगर आप पीसीएम से हो और आपका 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होते हो एमए में एडमिशन लेने के लिए किसी भी कॉलेज में। अगर आप चाहो तो एमएसीटी के थ्रू से भी जा सकते हो और उसमें थोड़ी बहुत कुछ स्कॉलरशिप आपको दी जाती है और आप डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हो एमएसीटी एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के कॉलेज में। कुछ कॉलेज हैं कुछ ज़्यादा चार्जेस करते हैं पैसे का, कुछ हैं कि थोड़ा नॉर्मल एवरेज चार्ज करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर के कॉलेज की फ़ी की बात करेंगे कितना फीस लगता है, तो देखिए अभी जो है कोर्स है 147 के अकॉर्डिंग। 147 के जो कोर्सेज होते हैं 2 ईयर की पढ़ाई की होती है टोटल, जो कि आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा एयरक्राफ्ट के बारे में पूरा। आपके अगर आप B1 कैटेगरी से होंगे तो आपके जो है 11 सब्जेक्ट हैं, पर B1 मतलब होता है मैकेनिकल कैटेगरी। और अगर आप B2 कैटेगरी से हैं जो है एवियोनिक्स कैटेगरी, एवियोनिक्स में आता है इलेक्ट्रिकल, रेडियो एंड इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। अगर आप उसका इंजीनियर बनना है तो आपके 10 पेपर होते हैं। उसके साथ साथ एक आरटीआर का भी एग्जाम होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है इंजीनियर बनने के लिए। अगर फ़ी की बात करें कितना फीस लगता है कैम्ब्रिज इंडिया में एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, तो वो जो है लगभग मैं बोलूँ तो 7 से 8 लाख रुपए लग जाते हैं आपके 2 साल के कोर्स के अंतर्गत ही। अगर हम कोर्स की बात करें, कितना टाइम आपका प्रैक्टिकल पढ़ाई होता है कॉलेज में, कितना टाइम आपका क्लास में पढ़ाई करा जाता है, आपको बाहर के जो है एयरलाइंस में कितना टाइम की ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो अगर आप लाइक एडमिशन लेंगे तो उसके बाद जो है टोटल अगर B1 कैटेगरी से हैं तो 2400 घंटे का 2400 आवर्स की पढ़ाई होती है मैकेनिकल और एवियोनिक्स वालों के लिए, जिनमें में से आपको 300 आवर्स की जो है ट्रेनिंग कराई जाती है। कहीं कहीं पर 360 आवर्स भी होती है। तो वो ट्रेनिंग जो है आपको एयरलाइंस पे जाकर के या फिर एमआरओ क्या मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑलिंग, जहाँ पर जहाज़ों का मेंटेनेंस होता है वहाँ पर आपको भेजा जाता है, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग कराई जाती है नियरली 360 आवर्स की ट्रेनिंग, जो कि 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट होती है ट्रेनिंग। तो कॉलेज उसका भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं नियरली 60,000 to 1 लाख तक। इतना आपकी जो फीस है लगभग, तो आप टोटल अगर फीस बोलेंगे कि एमई पढ़ाई के दौरान कितनी फीस लग जाएगी तो लगभग 7 से 8 लाख, मैं इंक्लूडिंग आपका हॉस्टल भी बता रहा हूँ, सब मिला करके 2 से 3 साल का जो कोर्स होता है उसमें इतना फीस लग जाता है। 2 से 3 साल क्यों बोल रहा हूँ, और देखिए एक 2 साल का होता है, 3 साल, एक 4 साल। 4 साल का जो कोर्स होता है उसमें आपको डिग्री भी प्रोवाइड की जाती है। 3 साल का ओनली आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि ई पार्ट 8 बोला जाता था। 2019 के पहले कोर्स चलते थे। अभी 2019 के बाद जो एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का कोर्स चलता है 2 साल का ही होता है। तो इसमें आपका टोटल पढ़ाई कंप्लीट करा जाता है कि 2400 घंटे का होता है। अभी जानने की फीस कितना लगता है, एडमिशन आप कैसे ले सकते हो और क्या क्या यहाँ पर कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरी। अब चलिए मैकेनिकल कैटेगरी को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं B1.1 जिसको कहते हैं एरोप्लेन टरबाइन इंजन के इंजीनियर, जो बड़े जहाज के होते हैं उनको। B1.2 एरोप्लेन पिस्टन इंजन, जो छोटे जहाज आप समझ लो आसान भाषा में। B1.3 जो होते हैं हेलीकॉप्टर के इंजीनियर, हेलीकॉप्टर टरबाइन इंजन। B1.4 जो होते हैं हेलीकॉप्टर पिस्टन इंजन के इंजीनियर। इनको 4 भागों में बांटा गया है। वहीं B2 कैटेगरी होती है जो होती है एवियोनिक्स कैटेगरी। इसका सिर्फ एक ही है B2 मतलब कि एवियोनिक्स। इसमें ऐसा नहीं कि रेडियो का अलग इंजीनियर है, इंस्ट्रूमेंट का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग, तीनों के ही इंजीनियर एक ही होते हैं। तो अगर B1.1 की बात करें तो आपको 11 मॉड्यूल एग्जाम निकालने होते हैं। मॉड्यूल एग्जाम क्या होते हैं, डीजीसीए के द्वारा बनाया गया एग्जाम्स होता है जिसको आपको अपने सेमेस्टर के अलावा भी पास करने होता है। लाइक आपका जो 4 सेमेस्टर होगा कॉलेज में टोटल, अगर आप 2 साल का कोर्स है तो 4 सेमेस्टर टोटल हो गया आपके कॉलेज में। उसके अलावा भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब डीजीसीए आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है लाइसेंस के लिए, जिसके लिए आप 5 साल बाद एलिजिबल होंगे।
लाइक आपका 2 साल का कॉलेज कोर्स हो गया और आपको 3 से 4 साल फील्ड में भी देने होंगे, मतलब कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा एयरक्राफ्ट पे काम करके। उसके बाद आप एलिजिबल हो गए इंजीनियर बनने के लिए। और इस दौरान आपको जो है अगर B1 कैटेगरी से तो 11 मॉड्यूल एग्जाम निकालने हैं। मॉड्यूल एग्जाम कौन कराएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगा, जिसका मिनिमम पासिंग मार्क होता है 75%। मिनिमम पासिंग मार्क होता है, तो आपको उसमें लाइक एज ए कम्पिटेटिव एग्जाम होता है। तो कई सारे पेपर्स होते हैं लाइक एरोडायनेमिक, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, मटेरियल हार्डवेयर, मेंटेनेंस प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे करके कई सारे पेपर्स होते हैं जिनको मैकेनिकल में 11 भाग में बांटा गया है। और ठीक उसी प्रकार के एवियोनिक्स में 10 भाग में बांटा गया है, लेकिन 10+1 एवियोनिक्स में होता है। RTR का एग्जाम होता है, जो कि होता है रेडियो टेलीफोनिक का एक एग्जाम, जिसको आपको क्लियर करना होता ही होता है इंजीनियर बनने के लिए। तो होगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट्स बेसिकली मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और कौन आपका एग्जाम कराएगा, कितना आपका यहाँ पर पासिंग मार्क हो गया। और कॉलेज कोर्स में क्या हो गया, 2 साल का आपको कॉलेज में पढ़ाई करना है, उसके साथ साथ 360 आवर्स का 300 to 360 आवर्स की जो आपकी एविएशन ट्रेनिंग होती है उसको भी आपको गेन करना होगा। उसके बाद आपको मिलता है COR, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब आपका कोर्स अब कंप्लीट हो गया, अब आप फील्ड में जा सकते हो। उसके बाद आप जब फील्ड में आओगे तो आपकी पोजीशन बनती है ट्रेनी टेक्नीशियन की। कुछ कंपनियां जो है आपको पेड भी करती हैं, कुछ कंपनियां अनपेड भी करती हैं। इन जनरल ट्रेनिंग टेक की सैलरी बोले बहुत ज़्यादा नहीं, 10 to 15,000 होती है, स्टार्टिंग फेज में होती है। जैसे आप ट्रेनी रहोगे, आपको काम सिखाया जाएगा और आपको काम करना भी होगा, काफ़ी कुछ काम। चलिए उसके बाद आते हैं फिर आपके जूनियर टेक आते हैं, फिर आते हैं टेक्नीशियन, आफ्टर दैट आते हैं सीनियर टेक। और फिर आप अगर जब आपका पूरा एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है 4 ईयर का, वैसे कहने के लिए तो 5 ईयर होता है फुल स्कोप मतलब कि आप पूरे मतलब कि आपका स्कोप कंप्लीट हो गया और आप एक पूरा इंजीनियर बनने जा रहे हो, उसको कहते हैं कि फुल स्कोप इंजीनियर। तो ऐसे टाइम में आपको जो है मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन 1 ईयर आपका कोर्स का भी मान लिया जाता है। तो फील्ड एक्सपीरियंस 4 साल का कम से कम होना ही चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें कैट ए इंजीनियर, कैट ए मतलब कैटेगरी 1 इंजीनियर, या फिर ट्रांजिट एमी भी होते हैं, सब भी इंजीनियर होते हैं जो जहाज को ट्रांजिट देते हैं सिर्फ, ना कि मेजर काम कर सकते हैं। तो ये कब बन सकते हैं? ये जो है 3 साल के एक्सपीरियंस के माध्यम से भी बन सकते हैं, जिनमें से 1 साल का एक्सपीरियंस आपका कॉलेज का जुड़ जाता है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका फील्ड का भी चाहिए होता है, 2 साल का कम से कम फील्ड का भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप यहाँ पर कैटे बन जाते हो। कैटे कौन बन सकता है? एवियोनिक्स वाले कभी भी कैटे नहीं बन सकते, मैकेनिकल स्ट्रीम वाले ही कैटे बनते हैं। और कैटे की सैलरी की बात करें तो नियरली होता है 80-90,000 के आसपास। ट्रांजिट की बात करें, ट्रांजिट एमी की सैलरी 60,000। फुल स्कोप इंजीनियर की बात करें सैलरी तो लगभग 1.25 to 1.5 लाख तक होता है, मतलब 1.5 लाख के आसपास होता है एक फुल स्कोप इंजीनियर की जो सैलरी होगी। आपका काम क्या होता है? आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर हो तो आपका काम यही होता है एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ होने के पहले तक पूरा आप चेक करोगे जा करके उसमें कि कहीं कुछ फॉल्ट्स नहीं है। फिर उसके बाद ही आप जो है अब टेक लॉग होता है, आप उस पर जो है साइन करते हो। फिर उसके बाद जो है पायलट आप एयरक्राफ्ट लेकर के जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। यूट्यूब चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।